इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुनी जनता की शिकायतें, कई समस्याओं का मौके पर किया समाधान। सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस सपा पर हमला, बोले शंकराचार्य का नाम लेकर समाज को ना करे गुमराह। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर उठाए कई सवाल, बोले फॉर्म 7 की जरूरत क्यों। के ओली में विंटर कार्निवल का हुआ शुभारंभ, नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का हुआ उद्घाटन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की शिकायतें सुनी। साथ ही सीएम ने कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया, तो वहीं अन्य समस्याओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। सीएम बोले लोक माता के नाम पर, शंकराचार्य के नाम पर, एसआईआर के नाम पर समाज को गुमराह करना बंद करिए। आप लोग हर एक सेक्टर में गुमराह कर रहे हैं। किस रूप में गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करने के आपके तौर तरीके किस रूप में हैं, हमें भौचक होता है। आप लोग सदन की कार्रवाई को भंग करते हैं। यानी एसआईआर की कार्रवाई चल रही है भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में, ये लोग विरोध करते हैं। विरोध करते हैं कि एसआईआर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक ईएसडी जो अब तक आंकड़े जारी किए हैं भारत निर्वाचन आयोग ने, एब्सेंट, शिफ्टिंग एंड डेथ, इनमें 2,88,00,000 से अधिक लोग सामने नहीं आए हैं जिन्होंने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है। इनमें से 46,23,000 तो केवल मृतक हैं जिनके नाम पे लोग वोट डालते थे। 1,39,00,000 ये वे हैं जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं, उनके नाम पे लोग वोट डालते थे। 25,47,000 डुप्लीकेट हैं। लगभग 80 लाख ये एब्सेंट है, यानी इसका मतलब वो है ही नहीं, या उनको जबरदस्ती नाम बना करके बढ़ा करके कर दिया गया, और बाकी कुछ अन्य श्रेणी के हैं। 2,88,00,000 अब तक आए हैं। दूसरा, फॉर्म 7 कोई भी किसी के नाम पे अगर देता है, भारत निर्वाचन आयोग उसका वेरिफिकेशन करा रहा है। अगर कोई फिजिकली प्रस्तुत हो रहा है कि साहब ये फॉर्म 7 गलत है, मैं हूं, तो फॉर्म 7 वहीं पे रिजेक्ट हो रहा है। क्यों वातावरण खराब कर रहे हैं आप लोग? कोई व्यक्ति एक पारदर्शी व्यवस्था चाहता है तो आप लोग पारदर्शी व्यवस्था के समर्थन नहीं करते, अच्छा कार्य नहीं होने देते, ना अच्छा काम किया है ना अच्छा काम करने देंगे। और इसीलिए प्रदेश के अंदर आज जिस ओर हम गए हैं, मैंने बताया ना कि 2013 में कुंभ था और कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और माघ मेला में 21 करोड़ की संख्या पार हो चुकी है। कल परसों अंतिम स्नान होगा। यानी यद्यपि माघ मेला तो केवल माघी पूर्णिमा तक होता है। यह है सरकार की सुविधा और सुरक्षा पे विश्वास। आप लोक माता के नाम पर, शंकराचार्य के नाम पर, एसआईआर के नाम पर या किसी अन्य के नाम पर समाज को गुमराह बंद करिए। देश के बारे में सोचिए। महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया था, सरकार की इन्हीं उपलब्धियों को लेकर के दिया था और भावी कार्य योजना को लेकर के दिया था। अगर आप लोग सुने होते थे, प्रश्न संभवतः मुझसे नहीं करते, लेकिन आपने दिया तो मैंने उसका जवाब देने का भी प्रयास किया है। और इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मजबूती के साथ कह सकता हूं कि आज का हमारा उत्तर प्रदेश
अब पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज कानून का राज है, अपराधी भयभीत है, एक गरीब का सम्मान है, किसान खुशहाल है, बहन और बेटियों में सुरक्षा का एहसास है और युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। गांव में बिजली है और हर हृदय में एक गौरव की अनुभूति भी है। और यह है आज का उत्तर प्रदेश, जो आधुनिक राम राज्य का एहसास उत्तर प्रदेश के वासियों को कर रहा है। विरासत और विकास साथ साथ चलेंगे। ये जन कल्याण, रोजगार सृजन, निवेश के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम लोगों ने तय किया है 2029-30 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने, उस अभियान को लेकर के हम आगे बढ़े। कानपुर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब एसआईआर हो रहा है तो फॉर्म 7 की क्या जरूरत है। जब हमने पूरी वोटर लिस्ट को रिवाइज कर दिया है तो वोट काटने के लिए फॉर्म 7 क्यों ले रहे हैं। चुनाव आयोग का एक संवैधानिक संस्था है और यह उसकी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एसआईआर हम लोग कर रहे हैं और एसआईआर पूरा हो गया, रिवीजन हो गया, तो आखिरकार फॉर्म 7 की आवश्यकता क्या पड़ी। जब हमने रिवीजन कर लिया पूरी वोटर लिस्ट का, तो फिर ये फॉर्म 7 क्यों आप दे रहे हैं जिससे वोट और काटे जाएं। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, किसी का वोट कटने से छूट जाए और वोट किसी का कोई कटवा न ले। लेकिन इधर देखिए आप, बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है। इलेक्ट्रॉनिक जमाने में जो आजकल टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की जा रही हैं। बीजेपी ने कोई बड़ी कंपनी हायर की है इलेक्शन कमीशन से मिलकर के। वो कंपनी बीजेपी के इशारे पर वोट कटवा रही है। और जब हम लोगों ने वोट कटना पकड़ा, हम तो धन्यवाद देंगे त्रेता युग और द्वापर युग के उन महापुरुषों का, भगवानों का, जिनकी कृपा हम लोगों पर हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि द्वापर और त्रेता में दशरथ और नंदलाल पकड़े गए। नंदलाल और दशरथ के दस्तखत से 100 से ज्यादा वोट काटे जा रहे थे और जितने भी वोट काटे जा रहे वो सब मुस्लिम थे। वो सब सामने आ गए। मैं बीएलओ को बधाई दे दूंगा कि बीएलओ लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी के सारे पे काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो घबराए हुए हैं। तो एक तरफ जहां दशरथ पकड़ा हम लोगों ने, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नंदलाल को लेकर के आए और वो नंदलाल जिसके बीजेपी ने दस्तखत कराए, साइन कराए हैं नंदलाल। और वो नंदलाल मजदूर है, वो अंगूठा लगाता है। देखिए बीजेपी के लोग कितने होशियार हैं, जो अंगूठा लगाता है उसके दस्तखत कर दिए। आखिरकार ये दस्तखत करने वाला कौन था? ये कौन सी कंपनी जो वोट ढूंढ रही है इनके लिए? जब ये पकड़े जाने लगे और आप चमोली की औली में शीतकालीन विंटर कार्निवल और नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उद्घाटन किया, जिसके बाद सतपाल महाराज ने कहा कि मैंने घोषणा की है कि ये कार्निवल हर साल मनाया जाएगा। हम औली को विंटर गेम्स का हब बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इस आयोजन से स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। औली के इस पावन और मनोहारी धरती पर औली विंटर कार्निवल 2026 का शुभारंभ किया जा रहा है। मैंने घोषणा की है कि यह कार्निवल प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा और इसके साथ साथ गौरसों तक हम लिफ्ट चेयर जो है उसका विस्तार करेंगे, ताकि जब बर्फ की कमी होती है, स्नोफॉल की कमी होती है, तो उसको गौरसों के अंदर जो है हम गेम्स को संपन्न करा करके और हमारे इंटरनेशनल गेम्स पूरे किए जाएं। इसके साथ साथ हम औली को भी जो है एक विंटर गेम्स का हब बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं।
इस आयोजन से युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और हमारे होम स्टे स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक मौका मिलेगा। हमारा उद्देश्य केवल विंटर कार्निवल का आयोजन करना नहीं, बल्कि औली को एक स्थायी विंटर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना है। हमारी सरकार पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तंभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शीतकालीन पर्यटन के साथ साथ अब सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में भी जुट चुकी है, तो इसलिए निश्चित रूप में शीतकाल के अंदर जो है इससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। गौरसौं इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा और पूरा इसका विस्तार करके इसको वर्ल्ड क्लास विंटर, मैं समझता हूँ, इंटरनेशनल हब बनाया जाएगा। जी, जिस तरीके से रोपवे बंद है उसको चालू करने का किया जा रहा है, क्योंकि बहुत पुराना रोपवे है, करीब 30-32 साल उसको हो गए हैं, तो नया रोपवे हम बनाने जा रहे हैं। और इस समय जैसे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि उसका जो एक पोल टूटा हुआ है उसको ठीक किया जाए, उसके लिए यहाँ पर जो है मैकेनिक्स आ गए हैं, उसके लिए रिपेयरिंग हो रही है। राजधानी देहरादून में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल के पास जिम से लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा की 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और जांच शुरू कर दी। हमलावरों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब देहरादून में एक के बाद एक लगातार हत्याएं से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। सामने आया वो क्या तथ्य है? हाँ, देखिए 10 बजे करीब सिल्वर सिटी से 10 के करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक वहां व्यक्ति जो जिम से निकल रहे थे उनको गोली मारी गई। तो इस तत्काल जो है उनकी हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन जहां वो ब्रॉड डेड हो गए थे, इनके संबंध में फिर जानकारी की गई। चूंकि तो जो आसपास के लोग हैं जिम में, उनके द्वारा उनका नाम विक्रम शर्मा पता चला, जो जिनका बाजपुर में भी क्रशर है और झारखंड से रिलेटेड ज्यादा है। तो जब उनके बारे में झारखंड पुलिस से भी संपर्क किया गया तो पता चला कि वहां पर कुछ गैंगवार और इस तरह के आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसपे इन पर भी काफी सारे आपराधिक मामले दर्ज है। और में भी ऐसा हो सकता है कि जो रंजिशें वहां पर झारखंड में चल रही है उससे संबंधित यहाँ पर ये एक्शन हो सकता है। चूंकि लगातार वहां के एसटीएफ और जो पुलिस है वहां से समन्वय बनाया गया है कि क्या मामला हो सकता है कि ये घटनाक्रम यहाँ पर हुआ। तो उसके संबंध में अभी तक जो इनपुट आया है वो कहीं न कहीं जो रंजिश जो चली आ रही है गैंग्स के बीच में, और जिसमें चूंकि इनके ऊपर भी काफी सारे मुकदमे पाए गए हैं, तो अभी तक प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लगता है कि ये घटनाक्रम झारखंड से जुड़ा हुआ, जो यहाँ पर इस कारण से यहाँ पर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। सर, आपने बताया कि झारखंड से जुड़े मामले उन पर थे, तो क्या उत्तराखंड से भी कुछ मामले थे जिसमें? नहीं, अभी उत्तराखंड से कोई भी ऐसा मामला रिलेटेड नहीं आया, बट 2017 में जब को पुलिस वहां की खोज रही थी तो वहां पर वहां की एसटीएफ और पुलिस द्वारा जो है यहाँ एसटीएफ के सहयोग से 2017 में गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ पर इनकी कोई ऐसी एक्टिविटी ऐसी पता नहीं चली थी, और न ही जो इनके जानने वाले कुछ लोग हैं तो उन्होंने बताया कि ज्यादातर समय झारखंड आते आते थे और यहाँ पर फ्लैट लेकर फैमिली के साथ रह रहे थे, और यहाँ पर ऐसा कोई इनके विरुद्ध या उन्होंने कोई ऐसी बात बताई हो तो ऐसा कहीं पता नहीं चला। लेकिन जो भी इनपुट्स आ रहे हैं झारखंड से अन्य जगहों से, तो लगता है कहीं न कहीं किसी गैंग से रिलेटेड हो सकता है, ऐसी रंजिश है जिसके कारण इस हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बजट पर यूथ सेमिनार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि युवाओं में बजट को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बजट के माध्यम से स्वयं आगे बढ़ने और लोगों को आगे बढ़ाने का उत्साह है। मैंने सभी का आह्वान किया है कि आप रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाले भी बनिए। इस समय देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर है। बजट को लेकर के युवा संवाद का कार्यक्रम था। युवाओं में जबरदस्त उत्साह है, बजट को लेकर के भी उत्साह है, और बजट के माध्यम से स्वयं आगे बढ़ने और लोगों को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साह है। और मैंने सभी का आह्वान किया है कि आप रोजगार पाने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला भी बनिए। इस समय देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर है। दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत आना चाहते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं, और उनका सबका हम स्वागत कर रहे हैं। और ये बड़े पैमाने पे जो निवेश आ रहा है, ये चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के कारण आ रहा है। सड़कों का नेटवर्क अच्छा है, रेल का नेटवर्क अच्छा है, हवाई नेटवर्क अच्छा है, और अब तो जलमार्ग भी जो का नेटवर्क वह भी प्रयागराज से शुरू होने जा रहा है, हल्दिया का। तो इसके कारण से बड़े पैमाने पर यहाँ पर निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा और विकसित भारत जो 2047 आजादी के 100 साल पूरे होने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य रखा गया है, उसको निश्चित तौर से समय से पूरा प्राप्त करने में हम लोग सफल हो। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था और मजबूत करने के लिए 14 आईपीएस और 6 पीपीएस अधिकारियों का तबादला किया है, जहां देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर सहित 8 जिलों के एसएसपी और एसपी से फेरबदल किया गया है।
प्रमेंद्र डोभाल को देहरादून का नया एसएसपी, नवनीत सिंह भुल्लर को हरिद्वार का और अजय गणपति को उधम सिंह नगर का एसएसपी नियुक्त किया गया है। शुक्रवार की सुबह राजधानी देहरादून फिर से सुर्खियों में रही। मच्छी बाजार के गुंजन और अर्जुन शर्मा तिब्बत मार्केट हत्याकांड की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पटेल नगर और राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल में हुए दोहरे गोलीकांड ने पूरे शहर को दहला दिया है। दरअसल देहरादून, जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, अब अपराध की घटनाओं के केंद्र में है। जनता सवाल कर रही है, क्यों? क्या जिम्मेदार बढ़ती आबादी है, दिन ब दिन बढ़ता भ्रष्टाचार, या फिर कमजोर कानून? शहर में पटेल नगर और राजपुर रोड की घटनाएं सिर्फ अकेली नहीं हैं। अपराध और हिंसा लगातार बढ़ रहे हैं। अपराधी बड़े मामलों को अंजाम देने के बाद भी बेखौफ बाहर निकल जाते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर वाल्मीकि मंदिर के पास अवैध खनन ने प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया है। शुक्रवार को एसडीएम राहुल आनंद के नेतृत्व में टीम ने मौके का निरीक्षण किया और प्रशासन ने खनन माफिया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण में पाया गया कि भू माफिया ने बिना अनुमति बड़े पैमाने पर खुदाई की, जिससे राजमार्ग का एक हिस्सा धंस गया। यहाँ पे कल हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कल लगभग 3:30 बजे यहाँ जो है रोड को क्षति पहुंची थी। तत्काल प्रभाव से सुरक्षा के दृष्टिगत जो रोड है इसको 4 पहिया वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसमें निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रोड के जस्ट तलहटी में कुछ खनन चल रहा था, जिसकी जांच की गई, जिसकी परमिशन नहीं थी। संबंधित के विरुद्ध जो है नियमानुसार खनन विभाग की अपनी कार्रवाई कर रहा है। इसके अलावा जो एमडीडीए के द्वारा नक्शा पास किया गया था, उसमें भी उससे विचलन कर ज़्यादा जो खुदाई कर रही थी, उसके कारण एमडीडीए की भी जो 15/9 की कार्रवाई वो की जाएगी। इसके अलावा जो एनएच जो विभाग है जिसकी रोड है, वो भी संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा रही है कि जिसकी वजह से उनकी रोड को क्षति पहुंची है, जिससे कि कल को जान माल की भी हानि हो सकती थी। वो भगवान का शुक्र है कि उस समय कोई था नहीं रोड पे, तो कोई क्षति जान की नहीं हुई है। तो इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है बिल्कुल वो कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो देहरादून पुलिस है उसकी तरफ से एक डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है। तो मैं सभी पर्यटकों और लोकल से अनुरोध करूंगा कि उस डाइवर्जन प्लान का अनुपालन करें जब तक कि हम रोड को ना बना पाए। बट हमारी कोशिश है कि आने वाले 15 दिनों के भीतर हम इस रोड को फिर से सुचारू कर दें। तो सर, क्या रोड बनाने का भी पैसा इन्हीं से भरपाई ली जाएगी? बिल्कुल, ये एफआईआर दर्ज करा करके इसके खिलाफ जो भी होगी वसूली की कार्रवाई वो पूरी की जाएगी। और ये रोड का पूरा खर्च जो है हमारी वो रहेगी कि जिनके कारण ये रोड गई है उसी के द्वारा वहन किया जाएगा। सर, मसूरी में कई ऐसे निर्माण और खनन चल रहा है, उसको भी देखा जा रहा है क्या सर? बिल्कुल, अब ये लगातार, जैसे ये थोड़ी हमारी भी चूक रही है कि हमने इसको समय रहते नहीं देखा, जो हम इसको रोक नहीं पाए। लेकिन इसके बाद जो हमारा है कि सभी विभागों को बिल्कुल अलर्ट कर दिया गया कि पूरी मसूरी में लगातार निरीक्षण करें और कहीं भी इस प्रकार की कोई भी अवैध कार्रवाई, खनन या किसी और तरह की कार्रवाई चल रही है तो उसको तुरंत रोक लगाएं और संबंधित के विरुद्ध नियामक कार्रवाई करें। आगामी बार काउंसिलिंग उत्तराखंड चुनाव 2026 में सदस्य पद के लिए उम्मीदवार विनोद कुमार ने स्वास्थ्य सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि वकालत का पेशा चुनौतियों से भरा है। कोई भी परिवार गंभीर बीमारी के समय आर्थिक संकट का सामना कर सकता है। विनोद कुमार बोले, मेरा संकल्प है कि हर अधिवक्ता और उनके परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस का सुरक्षा कवच मिले और हेल्थ इंश्योरेंस लागू करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एडवोकेट को अपनी लाइफ में केवल स्ट्रेस, सिकनेस, परेशानियां मिलती हैं। अगर एडवोकेट को कोई भी परेशानी हेल्थ से संबंधित होती है तो ऐसे मुश्किल दौर में हेल्थ इंश्योरेंस ही अधिवक्ता को सुरक्षित करता है। केवल हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं, मेरा मानना है टर्म इंश्योरेंस भी एडवोकेट के लिए बहुत जरूरी है। मेरे चुनावी एजेंडे में शामिल है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस अपने एडवोकेट को दें। टोल टैक्स के लिए मैंने कहा है कि उत्तराखंड में टोल टैक्स एडवोकेट के लिए फ्री होना चाहिए। टोल टैक्स शुड बी फ्री फॉर एडवोकेट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में अधिवक्ताओं के लिए टोल टैक्स फ्री होना चाहिए। इसमें हमारा तर्क स्पष्ट है, अधिवक्ता स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। इसलिए अधिवक्ता का टोल टैक्स फ्री होना चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि अभी 12 बंकी की जो घटना अधिवक्ताओं के साथ घटी, एडवोकेट्स को टोल टैक्स में टोल में जाते समय मारपीट की गई और बुरी तरीके से घायल किया गया टोल कर्मियों के द्वारा। फिर सभी एडवोकेट पहुंचे तो उत्तर प्रदेश में एडवोकेट के लिए टोल फ्री कर दिया गया। तो हम चाहेंगे
उत्तराखंड में भी टोल टैक्स फ्री हो, ये भी हमारा चुनावी एजेंडा है। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात डीसी को लेकर करना चाहूंगा। डीसी के नाम पर जो अधिवक्ताओं का उत्पीड़न होता है, हमारा कहना है कि वो उत्पीड़न हम बंद करेंगे। डीसी बहुत इम्पोर्टेंट मैटर्स पे चलनी चाहिए, अनावश्यक बातों को लेकर डीसी न चले। और डीसी यदि चलाई जाती है तो वो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर होनी चाहिए। डीसी के नाम पर जो एडवोकेट का उत्पीड़न किया जाता है वो तत्काल बंद हो। हमारे चुनावी एजेंडे में ये शामिल है कि हम डीसी से होने वाले उत्पीड़न को तत्काल बंद करेंगे और बहुत आवश्यक अगर होता है तो डीसी बुलाया जाए। और डीसी जहाँ कंप्लेन है होती है होम डिस्ट्रिक्ट में ही उसकी हेयरिंग होनी चाहिए। ये नहीं डीसी अगर देहरादून में उसकी कंप्लेन होती है तो उसकी सुनवाई आप अपनी मर्जी से पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए जहाँ जा रहे हो वहाँ किसी की हेयरिंग कर रहे हो। ऐसे क्षेत्रों में डीसी नहीं चलाई जानी चाहिए जिससे अधिवक्ताओं को परेशानी, उनके परिवार को परेशानी उठानी पड़े। और एडवोकेट फ्रेशर्स एडवोकेट के लिए हमने स्टाइपेंड के लिए कहा है। स्टाइपेंड बहुत महत्वपूर्ण है। हम युवा अधिवक्ताओं को कैसे प्रमोट कर पाएंगे यदि कोई भी फ्रेशर हमारे प्रोफेशन में आता है तो इस प्रोफेशन में युवाओं को बड़ी परेशानियां संघर्ष करना पड़ता है। तो 5 ईयर तक एडवोकेट को स्टाइपेंड फ्रेशर्स को दिया जाए, ये भी मेरे चुनावी एजेंडे में शामिल है। सर, जो अभी आपने चैम्बर के लिए धरना दिया था 1 महीने के लिए, उसमें क्या आपका नतीजा निकला है सरकार से? देखिए, हमारे यहाँ लगभग 1 महीने से ऊपर प्रदर्शन हुए चैम्बर निर्माण को लेकर और भूमि आवंटन को लेकर हमारे यहाँ प्रदर्शन। यदि हम प्रदर्शन की बात करते हैं, उस प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ एक माहौल बना और हम जो हमारी डिमांड थी, जो हमारी मांग थी, हम अपनी मांग के बिल्कुल करीब थे। लेकिन उसमें जो निवर्तमान बार काउंसिल के मेंबर हैं वो और कई जो बार के नेता थे उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया और इस प्रदर्शन को तोड़ने के लिए बार काउंसिल के मेंबर भी शामिल थे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये उन लोगों की साठ-गांठ के कारण इस प्रदर्शन को तोड़ा गया और इस प्रदर्शन में क्या प्रलोभन स्वीकार किया गया, ये वक्त आने पर पता चलेगा कि इन लोगों ने उस प्रदर्शन को तोड़ने के लिए जो विश्वासघात अधिवक्ताओं के साथ किया। बार काउंसिल के निवर्तमान मेंबर उसमें शामिल हैं और भी नेता उसमें शामिल हैं बाहर के। तो ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। जब बाद में ये बातें पता चलेगी तब पता चलेगा कि क्या प्रलोभन सरकार से लेकर उस प्रदर्शन को तोड़ा गया और अधिवक्ताओं के साथ विश्वासघात किया गया। मैं यहाँ जोर देकर कहना चाहूंगा कि मेरे चुनावी एजेंडे में शामिल है कि चैम्बर्स निर्माण सरकार करा कर दे और भूमि आवंटन जो हमें होना है वो भूमि भी सरकार दे। हम बिल्कुल भी इस हक में नहीं है कि एडवोकेट से पैसा चैम्बर्स के निर्माण के लिए लिया जाए। हमने संघर्ष किया, हम संघर्ष करेंगे। हम बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हमने 1 महीना उस प्रदर्शन में अपनी
पूरी जान लगाकर मेहनत की है, तो उसे तोड़ा गया। ये हमारे साथ विश्वासघात किया गया, जिसका परिणाम अब चुनाव में देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने ऐसा विश्वासघात किया उन्हें अधिवक्ता सबक सिखाने का काम करेगा। उत्तरकाशी के प्राचीन बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में कल महाशिवरात्रि पर भव्य आयोजन होगा। 150 साल पुरानी दीवारा परंपरा के तहत श्रद्धालु सनातन सहित अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रात भर दीपक के साथ साधना करेंगे। मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर के पुजारी महंत जयेंद्र पुरी ने बताया कि इस अवसर पर 5 प्रवेश द्वार से भक्तों को धाम में प्रवेश मिलेगा। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और वे दूल्हा स्वरूप में नजर आएंगे। काशी, दक्षिण काशी, शिवा काशी, पूरब काशी, इन 6 काशी में ये 2 काशी कौन है? बनारस काशी, उत्तर काशी। क्यों विशेष है? क्योंकि यहाँ बरना और असी नदी है। बरना असी उनका दोनों का संगम जो है गंगा भागीरथी में, इसलिए इसको वाराणसी कहा जाता है। और जगह काशी हो गई, वाराणसी के 2 ही हो गए, और अब कलयुग में ये विशेष काशी मानी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।